भिक्षु यानी विकास कुमार विद्यार्थी 2018 में छपी इस किताब की चर्चा आज हम 2023 में क्यों करें। इसकी मूल कथा विकास कुमार विद्यार्थी नाम के एक बच्चे ने जो चिट्ठी लिखी उस पर आधारित है। मजे की बात यह है कि इस किताब में यह दावा नहीं किया गया है कि इसका कोई एक लेखक है, बल्कि एक टीम वर्क है। नमस्कार, मैं अवधेश त्रिपाठी। नई धारा समीक्षा के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। नई धारा समीक्षा में हम नई पुरानी किताबों की चर्चा करते हैं और आज की किताब है भिक्षु। ये किताब 2018 में पहली बार छपी थी। उससे भी पहले बच्चों की पत्रिका चकमक में धारावाहिक रूप में ये प्रकाशित हो रही थी। मजे की बात यह है कि इस किताब में ये दावा नहीं किया गया है कि इसका कोई एक लेखक है, बल्कि एक टीम वर्क है। इसकी मूल कथा विकास कुमार विद्यार्थी नाम के एक बच्चे ने जो चिट्ठी लिखी उस पर आधारित है। इसकी पटकथा वरुण ग्रोवर ने लिखी है। संवाद विवेक कुमार विद्यार्थी और राजकुमारी के हैं। इसकी आकल्पना एवं चित्र राजकुमारी का है और इस किताब में बाकायदा इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इसका फॉन्ट किसने डिजाइन किया है, तो किमिया गांधी के फॉन्ट हैं इसमें, और तक्षशिला प्रकाशन से ये किताब छपी है। भिक्षु यानी विकास कुमार विद्यार्थी 2018 में छपी इस किताब की चर्चा आज हम 2023 में क्यों करें। दरअसल विकास कुमार विद्यार्थी यानी भिक्षु के बोर्डिंग स्कूल का जो जीवन है, उसके जो अनुभव हैं, उस पर आधारित ये ग्राफिक नॉवेल है और हिंदी में इस तरह के बहुत कम काम हैं। इसके लिए राजकुमारी ने मधुबनी शैली में चित्र बनाए हैं। यही वजह है कि ये किताब जितना पठनीय है उतना ही दर्शनीय भी है। यानी शब्द और चित्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भिक्षु का पूरा जीवन जो है, अगर हम लोग सोचें इस तरह से कि एक बोर्डिंग स्कूल, तो बोर्डिंग स्कूल के बारे में आमतौर पर जो हमारे दिमाग में आता है कि एक अंग्रेजी माध्यम का बहुत ही एलीट किस्म की कोई जगह होगी। लेकिन ये जो भिक्षु का बोर्डिंग स्कूल है, ये झारखंड के गुमला में एक क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल है, आदिवासियों का बोर्डिंग स्कूल है, जिसमें आमतौर पर बहुत गरीब और अभावग्रस्त बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। अब यहां एक तरफ भिक्षु घर से जब स्कूल जाता है पहली बार, तो उसके साथ पीछे उसके घर की, उसके दादा की, उसके परिवार की, उसके भाई की, उस पूरे माहौल की जो यादें हैं वो उसके साथ चल रही होती हैं। तो सबसे पहली बात जो होती है, और घर छूटने पे बहुत स्वाभाविक होता है कि बच्चा अपने घर को याद करे, और भिक्षु भी इसमें अपवाद नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ वह दौर है जब बच्चे के जीवन में शुरू होता है कि कैसे हम दूसरे लोगों को दोस्त बनाएं, अपरिचितों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद संभालना, इसका बोध विकसित होता है। तो ये जो संत इग्नासियस स्कूल है जिसमें पढ़ने के लिए भिक्षु गया है, वहां पर बच्चे अपने साथ बीज लेकर के आते हैं,
अपने लिए सब्जियां खुद उगाते हैं, पौधों की देखभाल करते हैं, वे स्कूल की सफाई करते हैं और ये सारे अनुभव लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। बहुत रोचक तरीके से भिक्षु की इस चिट्ठी में दर्ज है, जो बाद में ये उपन्यास बनता है। तो उसमें एक बड़ी बात ये है कि एक बच्चा जो अभी छठी क्लास में है, 7वीं क्लास में है, वो अपने नजरिए से दुनिया को देखता कैसे है। और जाहिर सी बात है कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ ये बात नहीं कर रहे होते हैं कि वहां ये सिर्फ नहीं हो रहा होता है कि आप सिर्फ जाते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, चले जाते हैं, बल्कि उसके साथ एक पूरा जीवन है आपका। और उस जीवन में बच्चे ये भी करते हैं कि शरारतें हों, उनकी बदमाशियां हों, आपस में उनके झगड़े हों, तनाव हों, अध्यापकों का मजाक उड़ाना हो, अध्यापकों का नामकरण हो। तो वो सारी बातें, या ये ऐसी उम्र है ना जिसमें थोड़ा बहुत प्रेम भी दिखाई पड़ने लगता है, महसूस करने लगते हैं बच्चे, तो उसके सिलसिले से बातें हों। तो भिक्षु उन सारे अनुभवों से होकर के गुजरता है। एक तरफ वो जो अभाव का जीवन है, लेकिन उसके साथ साथ उस जीवन की जो निश्चिंतता है, जो उल्लास है, वो भी दिखाई पड़ता है। जैसे इसमें एक अंग्रेजी के सर हैं जिनका नाम है घुड़मुड़िया सर। तो घुड़मुड़िया इसलिए कहा गया है कि बच्चों ने उनका नाम घुड़मुड़िया रख दिया क्योंकि एक बार वो साइकिल से जा रहे थे, गिरे और 2-3 बार घूम गए, तो इस तरह से वो घुड़मुड़िया सर हो गए। और कई अध्यापकों के बारे में इतना जबरदस्त मूल्यांकन जो बच्चे पेश कर सकते हैं, उसको बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों के बस की बात नहीं है। इसीलिए भिक्षु जब घुड़मुड़िया सर को याद कर रहा है कि अंग्रेजी वो कैसी पढ़ाते हैं, तो कहता है कि वो ऐसी अंग्रेजी पढ़ाते हैं कि जिसमें एक पाठ पढ़ाने में 6-6, 7-7 दिन हम लटके रह जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी कहानी सुनानी होती है। तो हर चीज में वो एक कहानी शुरू कर देते हैं। इसी तरह से वो तमाम दूसरे अध्यापकों के बारे में, जो पिटाई करने वाले अध्यापक हैं, संस्कृत के अध्यापक हैं, उनका अस्त्र है फटा हुआ बांस, मैथमेटिक्स के अध्यापक हैं, उनका अस्त्र है कंपास। कैसे बच्चे सीखना शुरू करते हैं और चीजें जो एक समय बुरी लग रही थी कैसे बदल जाती है। जैसे कि इस स्कूल में जो मेस है, जहां खाना मिलता है, तो उसमें बहुत सारे कीड़े चावल में मिलते हैं। तो शुरुआत में भिक्षु को बहुत बुरा लगता है, वो नहीं खा पाने की स्थिति में है। धीरे धीरे उसके साथ मतलब निकाल करके कीड़े खाना शुरू करता है, और उसके बाद इसका मजा लेने लगते हैं और वो बच्चे आपस में कंपटीशन करने लगते हैं कि देखो हमारे पास कितना कीड़ा। दूसरी चीज जो हमें लगता है कि ये किताब सिर्फ बच्चों के नजरिए से और बच्चों के बारे में ही नहीं है, यह शिक्षा के बारे में कुछ बड़े बुनियादी किस्म के सवाल उठाती है। जैसे भिक्षु कहता है कि इतिहास में इतना झगड़ा काहे होता है, हर कुछ समय बाद एक युद्ध शुरू हो जाता है। और वो कहता है कि हम सुने तो ये हैं कि एक बार इंग्लैंड और अमेरिका की सेना इसलिए लड़ गई कि एक का पालतू सुअर दूसरे के खेत में चला गया था। तो इतने युद्ध क्यों होते हैं? ये दो स्तर के प्रश्न हैं। एक तो मानव सभ्यता के बारे में है ही, इतिहास के अनुशासन के बारे में तो है ही, लेकिन एक बात यह भी है कि हम अपना जो पाठ्यक्रम बनाते हैं, अध्यापक के बतौर जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, उसमें हम बच्चों के अपने जीवन के जो अनुभव हैं या बच्चे जिन चीजों से जुड़ सकते हैं, उनका कितना ख्याल रखते हैं, कितना उनको इग्नोर कर देते हैं। यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इस किताब में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा एक बात और जो जरूरी है कहे जाना, जो रेखांकित की जानी चाहिए, वो है इस किताब की भाषा। ये किताब हिंदी में नहीं है। ये किताब छोटा नागपुर की जो भाषा है, जो हिंदी के लहजे से थोड़ी अलग है, ये किताब उसमें है, क्योंकि भिक्षु की वही भाषा थी। और इस किताब के
चित्रकार राजकुमारी ने एक जगह कहा कि अगर मैं इस किताब के संवाद हिंदी में कर देती तो यह भिक्षु की जो भावनाएं हैं, उसका जो इसेंस है, उसके साथ शायद अन्याय होता, क्योंकि वो सोचता है अपनी भाषा में, और अपनी ही भाषा में उसने वो चिट्ठी लिखी थी जिसके आधार पर ये उपन्यास बनता है। तो फिर से यह एक शिक्षा का प्रश्न है कि हम कक्षाओं में अपनी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हमारे विद्यार्थी किस तरह की भाषाएं अपने साथ लेकर के आते हैं, कक्षा में पढ़ाने के लिए हम कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या इन दोनों भाषाओं के बीच कोई ब्रिज हो सकता है, क्योंकि अभिव्यक्ति सबसे सशक्त रूप में बच्चे अपनी ही भाषा में कर पाते हैं। एक और रोचक बात जो इस उपन्यास के बारे में पढ़ते हुए मुझे लगी, वो ये है कि आमतौर पर हम बाएं से दाहिने और ऊपर से नीचे पढ़ने के अभ्यस्त हैं, लेकिन ये ग्राफिक नॉवेल हर पृष्ठ पर इसको तोड़ता है, इसको चुनौती देता है। वो अलग अलग जगहों पर, किसी में वो साइड वाइज जा रहा है, किसी में वो ऊपर नीचे आ रहा है, किसी में वो ऐसे आके ऐसे जा रहा है, और हर चित्र और उसके संवाद जो हैं वो आपको थोड़ा देर रुक करके सोचने के बारे में मजबूर करते हैं। आप लोग इस किताब को जरूर पढ़ें, और इन दोनों तरह के नजरियों से, यदि आप बच्चे हैं और हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं, तो आप समझें कि आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आप बड़े हैं और ये एपिसोड देख रहे हैं, तो आप समझें कि आपको न सिर्फ अपने बचपन की यादें आने वाली हैं, बल्कि बहुत सारे बुनियादी प्रश्न जिनको आप रोजमर्रा के जीवन में नहीं सोचते हैं या भूल जाते हैं, वे आपके सामने खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।